नमस्ते। am I audible? यस मैम ऑडिबल। मेरे ख्याल से आपको शेयरिंग का ऑप्शन देना होगा मेरे को स्लाइड्स का। शुरू करें क्या मैम? दीपमाला जी। 1 मिनट में स्लाइड शेयर करती हूँ। पहले आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद आप अभी वैसे स्लाइड शेयर कर सकती हैं। ओके। दीपमाला जी मैं शुरू करूँ क्या? 9, हाँ 7:30 हो गई। यस, आप शुरू कीजिए। शुभ संध्या, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 694 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत हो गए कि IAPH एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर लीना मैम लीना मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्थराइटिस एंड होम्योपैथी। मैं डॉक्टर साहिबा से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। यस मैम, अ, आप शुरू कर सकती हैं। नमस्ते ऑल। मैं अभी शेयर करती हूँ मेरी स्लाइड पहले। मेरे ख्याल से स्लाइड अभी दिख रही है। यस मैम, विजिबल। ओके, थैंक यू। यस, स्लाइड विजुअल। थैंक यू। तो जैसे ही आप सारे लोगों को पता है, आज का टॉपिक बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस एंड होम्योपैथी है। और ये वेबिनार बेसिकली सारे होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स के लिए है। तो हर एक को पता है कि कैसे होम्योपैथी से आर्थराइटिस मैनेज होता है, और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी अपने डे टू डे प्रैक्टिस में मिलते हैं। लेकिन ये एक फोरम है जहाँ पे मैं इसमें ब्रीफ में कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस है आर्थराइटिस मैनेज करने में, उसका एक ब्रीफ में आपको देना चाह रही हूँ। और जो भी टेक अवेज है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं ताकि हम आर्थराइटिस के मरीजों को बेटरमेंट दे सकें। इसका इंट्रोडक्शन ऐसे है कि इट इज बेसिकली ग्रुप ऑफ कंडीशंस इन्वॉल्विंग डैमेज टू द जॉइंट्स। तो जो जो हमारे जॉइंट्स है उसमें जब भी डैमेज होता है तो आर्थराइटिस कहा जाता है। और इसमें बेसिकली एक हाँ, और वहाँ अगर हम देखते हैं हमारे लिटरेचर में, तो 100 से ज्यादा अलग अलग प्रकार के आर्थराइटिस हम देख सकते हैं। लेकिन उसमें जो कॉमन है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बाद में इन्फेक्टिव आर्थराइटिस होते हैं, और जैसे गाउट है वो भी बहुत कॉमन है। और अदर ऑटोइम्यून डिसीजेस है, वहाँ पे भी गाउट ये आर्थराइटिस होता है, जैसे कि SLE। तो ये मेन है बेसिक। तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, रुमेटॉइड आर्थराइटिस एंड गाउट ही ज्यादा करके देखते हैं। लेकिन रेयर है बहुत सारे, लेकिन ये 5-7 है जो कॉमनली हमें देखने के लिए प्रैक्टिस में मिलते हैं। अब जॉइंट पेन का मेन क्लिनिकल फीचर, मतलब क्या सिम्टम्स लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो है कि जॉइंट में पेन है, उनके स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, मतलब जकड़न जो हम कहते हैं, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, या उठते ही पैर दर्द हो रहा है, कंटिन्यूअस मोशन कर नहीं सकते एक आध पर्टिकुलर जॉइंट का, या जो भी उनका काम है वो करने में उनको दिक्कत हो रही है। उसके साथ ही बहुत बार ऐसे भी होता है कि जॉइंट जहाँ पे वो प्रभावित है वहाँ गर्म हो जाता है, उसमें से कटकट जैसे आवाज आती है। और उसके बाद जो जॉइंट्स है या बोन्स है उसमें डिफॉर्मिटीज आते हैं, मतलब जो अलाइनमेंट एक जॉइंट की या एक बोन की होती है वो अलग होते रहती है। वो बोन की अलाइनमेंट एट जॉइंट, आप जानते हैं कि जॉइंट मतलब दो बोन एक तरफ होते हैं, जुड़े होते हैं, एंड मैकेनिकली हमारे बॉडी के एक
एक्टिविटीज के लिए वो मदद करते हैं। तो यहाँ पे एक टिपिकली अलाइनमेंट होता है ताकि वो मूवमेंट्स सही दिशा में हो। लेकिन ये जब आर्थराइटिस बढ़ता है तो ये बोन्स और बाकी कार्टिलेजेस जैसे भी इसमें डिस्ट्रक्ट होने शुरू होते हैं, तो ये चीजें जो मूवमेंट है वो भी नहीं सही होता और वो अलाइनमेंट भी बिगड़ जाता है। तो ये बेसिक आर्थराइटिस के बारे में है। अभी हम लोग मेन मेन जो आर्थराइटिस है उसके बारे में बात करते हैं। एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ है ये बेसिकली डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। डीजनरेटिव डिसऑर्डर मतलब ये मोस्टली डिस्ट्रक्शन जॉइंट का होने की वजह से होता है, एंड इसका एग्जैक्ट जो कॉज है वो हम जानते नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये वेयर एंड टेयर है, मैकेनिज्म की वजह से होता है। एंड जनरली ये जैसे एज बढ़ता है तो हर एक को कोई ना कोई फॉर्म का ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। बट ऑफ कोर्स बहुत जगह ऐसे होता है कि पेन नहीं होता क्योंकि बहुत लिमिटेड चीजें वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है। बट नो डाउट ये एक डिस्ट्रक्टिव चेंजेस की वजह से, जॉइंट की डिस्ट्रक्टिव चेंजेस की वजह से ये आर्थराइटिस होता है। एंड उसमें सेकेंडरी फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी को चोट लगी, चोट लगने के बाद वहां पे दर्द चल रहा है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसके बाद वो चल रहा है, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो ऐसे जगह भी ये वजह से भी वहाँ जॉइंट में कोई डिस्ट्रक्शन होता है और ये टाइप का जॉइंट पेन होता है। इसमें आप देखते हैं कि मेजोरिटी जो मेजर या बड़े जॉइंट होते हैं जैसे हिप जॉइंट हो गया, या घुटने हैं, या बैकबोन है, ये इन्वॉल्व होता है। अगर आप देखते हैं तो आजकल काफी लोगों को हम देखते हैं कि चलने में लिंपिंग है क्योंकि उनके नीज में ज्यादा पेन होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब जो कार्टिलेज है बोन का उसमें परेशानी होना शुरू होती है, और उसमें धीरे धीरे उसको टेयर होना या उसको घिस जाना, एंड बाद में जो दो जॉइंट स्पेस मतलब दो बोन के बीच में जो जगह होती है वो कम होने लगती है। एंड एट द सेम टाइम उसके शेडिंग होने से वहाँ ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं। एंड लेटर ऑन जैसे ये प्रोग्रेस होता जाएगा तो बोन्स भी उसमें आते हैं, एंड उसके बाद उसका हार्डनिंग मतलब जो बोन हार्डनिंग वगैरह भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और अगर हम इसका देखना चाहे तो एक ये एक मैं सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ। ये नी जॉइंट का एक इमेजेस है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं, ये जो अवेलेबल है वो उसमें आप पहले इसमें देख रहे हो कि ये प्रॉपर जॉइंट है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें कैसे डिस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो हम स्पेस देख रहे हैं बेसिकली ये नॉर्मल है। ये दोनों जॉइंट के बीच में मतलब दो बोन्स के बीच में एक स्पेस है, और यहाँ पे कार्टिलेजेस होते हैं एंड आसपास सारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। तो पहले ये नॉर्मल है, धीरे धीरे जैसे ये होता है तो ये जो सॉफ्ट टिश्यूज है, ये कार्टिलेजेस है, ये धीरे धीरे इसको घिसना शुरू हो जाता है। और ये बढ़ते बढ़ते इसकी जो देख लीजिए आप, जैसे पहले की जॉइंट स्पेस थी यहाँ पे वो कम हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है कि ये तरफ से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉमन जो हम देखते हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। आप लोग जानते हो ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है वैसे, और ये क्रॉनिक जॉइंट इन्फ्लेमेशन है। एंड ये इसमें ज्यादा करके पेरिफेरल जॉइंट्स या छोटे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे उंगलियों के, हाथ के, पैरों के, ये यहाँ पे ज्यादा दिखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बड़े जॉइंट ज्यादा करके प्रभावित होते हैं, यहाँ पे छोटे जॉइंट ज्यादा करके प्रभावित होते हैं। एंड ये सिमेट्रिकल होता है। जैसे नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप देखते हो कि एक जगह एक नी में पहले पेन होना शुरू होता है, कुछ महीने कुछ साल वो पेन चलता रहता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो भी पेशेंट है वो पैर पे थोड़ा सा कम भार देना शुरू करता है। इसीलिए दूसरे पैर में ज्यादा भार आने लगता है, तो दूसरा जॉइंट भी लेटर ऑन अफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं तो जनरली ये साइमल्टेनियसली मतलब दोनों हाथ में पैरेलली होना, ऐसी चीजें हमें यहाँ मेन देखने मिलती है। और यही एक मेन सिम्टम है जिसके बेस पे हम सिम्टम के तौर पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
एंड ये क्यों होता है? ये घिसने से नहीं होता शुरुआत इसके, या वेर एंड टेयर नहीं है। तो ये एक ऑटो इम्यून, मतलब जहाँ पे एंटीजन एंड एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। तो ये जो एंटीजन होते हैं या ये जो भी रिएक्शन है वो बोन स्पेस में आ जाते हैं, and उसकी वजह से वहाँ की चीजें धीरे धीरे खराब होना या इरोजन्स होना, डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ भी वैसे ही है, जहाँ भी जॉइंट इन्वॉल्व होगा वहाँ कार्टिलेज खराब होना, उसको डिस्ट्रक्ट होना होता है। लेकिन इसमें ये डिस्ट्रक्शन बहुत फास्ट होता है, और एट द सेम टाइम बोन का इरोजन या बोन घिसना या बोन में इरोजिव चेंजेस होना भी यहाँ पे हमें देखने मिलता है। एंड इसकी वजह से बोन यहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जल्दी होता है। इसकी वजह से वहाँ इसमें डिफॉर्मिटीज फॉर्म होते हैं, और ये बल्कि जल्दी फॉर्म होते हैं। एंड बहुत बार डिफॉर्मिटी के साथ ही हम बहुत बार पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसमें मल्टीपल जॉइंट्स है ही, उसके साथ में जैसे ये जो छोटे जॉइंट है, अधिकतर पेशेंट कहते हैं सुबह उठने में जकड़न होती है, सूजन होती है, धीरे धीरे ये बढ़ते रहता है। और हमें कुछ कॉमन डिफॉर्मिटीज यहाँ पे मिलती है, जैसे अल्नार डिविएशन है, स्वैनिक डिफॉर्मिटी है। तो ये कॉमनली सीन डिफॉर्मिटीज होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ऐसे ये दिखता है। एक कॉमन इमेज यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करी है। उसके बाद तीसरा है वो है गाउट। और हम गाउट में देखते हैं ये इन्फ्लेमेशन ही है, बट वो क्यों होता है? यूरिक एसिड बढ़ने से। तो यूरेट मोनोहाइड्रेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट की जगह आते हैं और वो इन्फ्लेम करते हैं, एंड उसकी वजह से वहां पे वो स्वेलिंग होता है। लेकिन इसमें अगर आप कैटेगरी से देखना चाहते हो तो ये जनरली ग्रेड टू में होता है, बट ऐसे नहीं हर बार होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिखता है ऐसे। एंड वहां पे बहुत लाल होना, बहुत पेन होना, ये हमें देखने के लिए मिलता है। और बड़े जॉइंट्स में भी हो सकता है, बट अधिकतर केसेस हमें ग्रेड टू में दिखते हैं। और ये ऐसे क्लिनिकली थोड़ा बहुत हमें प्रेजेंटेशन में दिखता है। जहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा टो के यहाँ पे लाल हो चुका है, तो ये गाउट है। उसके साथ अदर आर्थराइटिस जो है वो है एक एंकोलाजिंग स्पॉन्डिलोसिस है। वो इसको वो भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है। वहां पे बेसिकली बैकबोन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, एंड उसके बाद वो जो बॉम्बू स्पाइन जैसे कहते हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्टिलेजेस एंड इंटरवर्टिब्रल स्पेस कम होते होते वो फ्रीज हो जाता है, एंड उसको बॉम्बू स्पाइन कहते हैं। तो हिप में पेन, बैक में पेन, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। और अदर ऑटोइम्यून डिसीज जैसे एसएलई जैसे डिसीज डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें भी जॉइंट इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत मिलती है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस है जहां पे जॉइंट को इन्फेक्शन हुआ है ऐसे जगह। और एक है सोरेटिक आर्थराइटिस, जहां पे सोरियासिस है। वो केसेस में कुछ परसेंटेज में हम आर्थराइटिस भी देखते हैं। तो इसके कुछ में कॉमन इमेजेस है। ये बाम्बू स्पाइन की इमेज है, जहाँ पे कर्वेचर एंड धीरे धीरे स्पेस कम आन के बाम्बू स्पाइन जैसे होता है। ये एक एग्जाम्पल है सोरेटिक आर्थराइटिस का, जब आप सोरेसिस भी देख रहे हो और साथ में लास्ट फेलेंज इन्वॉल्व है एंड स्वेलिंग है। अब जब भी हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो कौन से पार्ट्स हैं जॉइंट के जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं? एक है कार्टिलेज, उसके बाद बोन है, और बाद में जॉइंट स्पेस, मतलब दो बोन्स के बीच वाली जो जगह है जो अच्छा मूवमेंट करती है वो। एंड सॉफ्ट टिश्यूज है जो जॉइंट के आसपास है, लिगामेंट्स है, मसल्स है, और कुछ बर्सा भी होते हैं। एंड ये सारे उसमें इन्वॉल्वमेंट होते हैं, और धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होके अलाइनमेंट ऑफ जॉइंट जो हम कहते हैं, जैसे जो उसका स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो ये बेसिक पार्ट्स है जो कोई भी जॉइंट पेन में या जॉइंट डिसऑर्डर या आर्थराइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जनरली कार्टिलेज से शुरू होता है, एंड धीरे धीरे बोन्स, जॉइंट स्पेस और ये चीजें, ऑस्टियोफाइट्स आना, ये सारी चीजें धीरे धीरे होती है। अब अगर ये इतने सारे आर्थराइटिस के प्रकार है, तो क्या ये प्रकार जानना डिटेल में हमें जरूरी है क्या? ये एक सवाल है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जानते हैं होम्योपैथी में ट्रीटमेंट, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जरूरी है? हाँ, जरूर जरूरी है। क्योंकि देखो, हम इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के हिसाब से ट्रीटमेंट भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो डिसीज अंडरलाइंग है वो क्या है ये समझना इसीलिए जरूरी है कि क्या प्रोग्रेशन होगा डिसीज का,
क्या हमें पेशेंट को करने के लिए रोकना है, क्या चीजें उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं, ये चीजें हमसे इससे पता चलती है। और एट द सेम टाइम बहुत बार ऐसे होता है जो हम टोटलिटी, अगर बेसिक होम्योपैथी की बात करें तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स होता है, PQRS सिम्टम्स हम लेते हैं उसमें, या जो स्पेसिफिक है तो वो जैसे कॉमन सिम्टम्स हम लेते नहीं है। लेकिन जब अगर हम डायग्नोस करते हैं एक कि ये कौन सा आर्थराइटिस है, उसके जो स्पेसिफिक सिम्टम है वो OA है या RA है, तो स्मॉल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट सिम्टम, क्योंकि RA है तो यही होगा। तो ऐसे टोटलिटी के लिए ये चीजें हम कंसिडर नहीं करते, एंड वो हिसाब से हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन के लिए आसान होता है। तो एवरीवन एग्रीज आई थिंक कि डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेंस इन्वेस्टिगेशंस आल्सो, कि सिम्टम साइंस से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अभी मेडिको लीगल जमाना है, तो ये करना बहुत जरूरी है। और सारे लोग जानते हैं बेसिक तो एक्सरे होता है, एक्सरे में जो भी रेडियोलॉजिस्ट हमें दिखाता है वही है, जॉइंट स्पेस है, डिस्ट्रक्शन है, ऑस्टियोफाइट्स है, उससे हमें कितना लेवल तक आर्थराइटिस है, क्या स्टेजेस में है, ये पता चलता है। उसके बाद है MRI, अल्ट्रासाउंड भी होता है बट रेयर MRI है, वहाँ पे हमें सॉफ्ट टिश्यूज भी देखने मिलते हैं, क्योंकि एक्सरेज में सॉफ्ट टिश्यू इतना दिखते नहीं है जो हम MRI से पता करते हैं। जैसे कोई लिगामेंट टेयर भी हो सकता है, या जो भी सॉफ्ट टिश्यूज इन्वॉल्वमेंट है वो हमें MRI से क्लियर होती है। एट द सेम टाइम ब्लड टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, ESR है, C रिएक्टिव प्रोटीन है, ये हमें बता देंगे कि कितना इन्फ्लेमेशन है, कितना लॉन्ग स्टैंडिंग है। और CRP है तो क्या ऑटोइम्यून इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लेमेटरी इन्वॉल्वमेंट कितना है, इसका एक अंदाजा आ जाता है। यूरिक एसिड ऑफ कोर्स, क्योंकि जहां वो बड़ा है एंड आर्थराइटिस है वहां पे हम गाउट की तरफ जाते हैं। रूमेटोड आर्थराइटिस टेस्ट भी है, वो डायग्नोस्टिक है RA के लिए। बहुत मेरे प्रैक्टिस में ऐसे भी पेशेंट आए हैं कि टिपिकल जॉइंट पेन है, लेकिन उनके RA टेस्ट निगेटिव आते हैं, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद, या अगर वो टाइम हमने CRP किया तो CRP बहुत ज्यादा हाई होता है, ESR बहुत ज्यादा हाई होता है, और वो OA के केस नहीं होते फिर भी RA निगेटिव आता है। तो ये केसेस भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के होते हैं, लेकिन RA निगेटिव होते हैं। कुछ केसेस में मैंने देखा है कुछ 6-7 महीने के बाद RA पॉजिटिव भी आता है। तो ये सारी चीजें करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम ANA जैसे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है, जैसे SLE वगैरह, जो भी अगर हम अदर ऑटोइम्यून डिसीज रहते हैं तो वो HLA-B27 है एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस का, तो ये मेन टेस्ट है। लेकिन हर जगह पर हम ANA HLA-B27 नहीं करते, CBC, ESR, CRP, यूरिक एसिड एंड RE टेस्ट तक ही हम सीमित रहेंगे, तो हमें 90%, 95% हम डायग्नोस कर पाते हैं। अगर यहाँ भी वो डायग्नोसिस नहीं हो पाया तो कुछ केसेस में जॉइंट फ्लूइड एस्पिरेशन करके उसकी टेस्टिंग करके भी पता चलता है कि ये क्या कॉज है आर्थराइटिस का। एंड देन लास्ट है आर्थोस्कोपी, जहाँ पे एक्चुअली सर्जन आर्थोस्कोपी से देख पाते हैं अंदर क्या है। वो डायग्नोस्टिक भी है एंड करेक्टिव भी होती है, या मतलब ट्रीटमेंट भी है। अब इतना डिस्कस करने के बाद हम लोग होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे चलते हैं। तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट कोई भी आर्थराइटिस के मैं 3 लेवल पे बताना चाहूंगी, या इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। एक है विथ एक्यूट मेडिसिन, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, एंड तीसरा है एंटी मायाज्मेटिक एंड मोस्टली एंटी साइकोटिक मेडिसिन। अगर हम मायाज्म की बात करते हैं तो साइकोटिक मायाज्म इज मोर प्रोमिनेंट, इसीलिए मैंने एंटी साइकोटिक लिखा है। तो अब इसकी बात करने में हमें पता चलता है कि एक्यूट मेडिसिन क्या है। तो कोई भी आर्थराइटिस हो, हमें पता है कि सिम्टम्स है, जॉइंट पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस भी हो सकता है, गरम है, क्रैकिंग साउंड है, चलना, जो हम मोडालिटीज लेते हैं कि उठने के बाद होता है, इनिशियल मोमेंट के बाद पेन ज्यादा है, चलने के बाद ज्यादा है या कम, कैसे होता है, दबाने से, हॉट फर्मेंटेशन से, कोल्ड फर्मेंटेशन से, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं, आप सारे लोगों को पता है। और ये बेसिस पे बेसिकली जो सिम्टम्स है और उनके बेसिक मोडालिटीज है एंड जॉइंट इन्वॉल्व है, इसके हिसाब से हम लोग एक्यूट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड ऐसे नहीं है कि एक पेशेंट को अगर रस्टॉक्स आज है तो 3 महीने बाद भी वो रस्टॉक्स पे ही जाएगा, इट इज नॉट द केस। हो सकता है वो और कोई मेडिसिन हो सकता है, कालमिया हो, ब्रायोनिया हो, मतलब जो भी मेडिसिन सिम्टम सिमिलरिटी वो टाइम की हो, वो लेके हम
एक्यूट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, और इसका मेन एम होता है कि जो उनके एक्यूट जॉइंट लोकल सिम्टम्स है वो कम हो और डे टू डे एक्टिविटी करने में उनको मदद मिले। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, बट नेचुरल है कि ये है वो क्रॉनिक डिसीज है। तो बेसिक जो है एक्यूट डिसीजेस एंड क्रॉनिक डिसीजेस हम सारे लोग जानते हैं। एक्यूट डिसीज जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, दोज डिसीजेस जो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन एक्यूट डिसीज का यही है, सेल्फ लिमिटेड डिसीजेस कैन बी अगर अपर रेस्पिरेटरी या कॉमन कोल्ड की बात करते हैं तो कैन बी ट्रीटेड विद इन 7 days विथ मेडिसिन और इन अ वीक विदाउट मेडिसिन। इट मीन्स क्या है कि आप मेडिसिन दो या ना दो, एक्यूट एक अपने फेज से चला जाएगा, बट ओनली मेडिसिन आर गिवन टू डिक्रीज द कॉम्प्लिकेशंस एंड पेशेंट को अपनी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन है, और डिस्ट्रक्शन वन टाइम नहीं है, एंड रीजनरेशन जो है वो पूरा नहीं होता, बिकॉज अगेन इट इज अ एजिंग प्रोसेस। और एजिंग प्रोसेस के साथ में जहाँ पे RA है या कोई ऑटो इम्यून डिसीज है, वहाँ इतना बोन इरोजन या डिस्ट्रक्शन होता है कि उसका कोई बैक ऐसे है नहीं। तो इसमें कंसिडरिंग दिस क्रॉनिसिटी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी देनी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऑफ कोर्स हर पेशेंट के हिसाब से वो हम देंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उनको मदद करती है जो एक्यूट फेजेस है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देने से एक्यूट मेडिसिन की एक्शंस भी ज़्यादा अच्छी होती है, एंड ऑफ कोर्स जो भी डिसीज प्रोग्रेस है उसमें एंड जनरल जो ओवरऑल सिम्टम्स है पेशेंट के वो भी कंट्रोल करने में मदद होती है। और एंटी माइजमेटिक की बात करें तो एंटी माइजमेटिक मेडिसिन है जो माइजम्स के बेस पे दी जाती है, और जनरली कब दी जाती है, एक्यूट मेडिसिन दे दी, कॉन्स्टिट्यूशनल दे दी, सिम्टम सिमिलैरिटी है, लाइक ट्रीटिंग डॉक्टर श्योर है, फिर भी सारी चीजें होने के बावजूद जो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स चाहते हैं पेशेंट को वो नहीं हो रहे, या पेशेंट अच्छा लग रहा है पेशेंट को बट कुछ दिनों के बाद वापस वही हो रहा है, और ऐसे जगह पे हम समझते हैं कि मायाजम एंटी मायाजमेटिक मेडिसिन देनी चाहिए, क्योंकि वो जो मायाजमेटिक ब्लॉकेज है फॉर अ प्रॉपर एक्शन ऑफ दीज मेडिसिन वो हमें निकालना है। और इसके लिए एंटी मायाजमेटिक में हम सोरिक भी हो सकते हैं मेडिसिन, ट्यूबरकुलर, साइकोटिक, सिफिलिटिक सारी हो सकती है। बट अगर हम प्रैक्टिस में या हमारे ऑर्गेनॉन के हिसाब से देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द आर्थराइटिस आर साइकोटिक, सो एंटी साइकोटिक मेडिसिन मोस्टली प्रिस्क्राइब होती है। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एंटी साइकोटिक मेडिसिन दी जाती है और लगती है रादर पेशेंट्स को। अब कॉमनली यूज मेडिसिन के बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि एवरीवन नोज द मटेरिया मेडिका वेल एंड एवरीवन इज मच अवेयर कि कैसे क्या सिम्टम्स है, कैसे हमें देनी है। बट जस्ट टू ब्रीफ मैंने कुछ मेडिसिन यहाँ लिस्ट करी है। जैसे एक्यूट में रस्टॉक्स, ब्रायोनिया, रूटा, लीडमपाल, मैकफॉस है, कालमिया है, कॉल्चिकम, मर्क्सॉल, कैलकेरिया फ्लोर है, और वैसे ही गोल्थरेरिया है, और ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जो हमारे लिटरेचर में अवेलेबल है, और हम डे टू डे प्रैक्टिस में सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से हम पेशेंट्स को देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में ऑफ कोर्स लॉन्ग डीप एक्टिंग मेडिसिन है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट। जैसे नाइट्रोम्यूर है, सेपिया, कैलकेरिया, लाइको, काली ग्रुप पूरा हो सकता है, लैकेसिस, फास्फोरस, पल्सिटिला। और मेटालिक ग्रुप भी हमें काफी मिलता है, बिकॉज साइकोसिफिलिटिक सिफिलिटिक है बेसिकली, बट साइकोसिफिलिटिक है। एसिड ग्रुप भी आता है, बट ऑफ कोर्स उसमें सिम्टम्स या कॉन्स्टिट्यूशन वो होना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट टू सी द माइजमेटिक बैकग्राउंड, बट टू कोरिलेट विद द एंटायर पर्सनैलिटी, सो दैट आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल कैन बी गिवन ऑन दैट वे। उसमें एक है ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी मेडिसिन है, अगेन वो हर पेशेंट के हिसाब से डिपेंड है, उसके बाकी के कॉन्स्टिट्यूशनल जो डायथेसिस है, उनके माइंड है, या जो भी हिस्ट्रीज है वो देखते हुए जो मिलती है। एंड एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि एक्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जैसे हम देते हैं कि एक्यूट दे दी, समझो कोई रस्टॉक्स है फॉर एग्जांपल, 30 में दे दिया 3 times, उसके साथ 1 dose ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल भी दे सकते हैं, to just it is not along but just to facilitate the action of acute medicine maybe. एंड एंटी माइजमेटिक की बात करें तो
सारी मेडिसिन हो सकती है, बट ओएनोसोड है, ओएनोसोड इज अ टिपिकल फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो भी बहुत अच्छा काम होता है, बट ऑफकोर्स इफ इट इज इंडिकेटेड। थूजा है, मेडोराइनम है, सल्फर सोरानम है। मैंने अपने प्रैक्टिस में मैक्सिमम थूजा मेडोराइनम बीइंग एंटीसाइकोटिक यूज होता है। ऑफकोर्स यूज होता है मतलब इट सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से थूजा मेडोराइनम एंड सल्फर, ये तीन मेजॉरिटी टाइम्स मैंने देखे हैं पेशेंट्स को जरूरी होती है। एंड सोरानम ओएनोसोड ऑफ कोर्स इट्स रिक्वायर्ड, बट सोरानम बहुत कम है रिक्वायरमेंट कंपेयर टू थूजा मेडोरानम एंड सल्फर। ये मेरा अपना प्रैक्टिस का व्यू है। ऑफ कोर्स हर एक को अपना अपना जैसे भी पेशेंट्स आते हैं, तो दैट इज द ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन। तो ये मेडिसिन है, और इसके सिवा इवन बायोकेमिक मेडिसिन है, जैसे कैलकेरिया फ्लोर 6 है, कैलकेरिया फॉस 6 है, ये मेडिसिन भी हम देते हैं। एंड उसमें भी हमें काफी फर्क पेशेंट में मिलता है। जैसे 12 टिश्यू रेमेडीज का जो लॉजिक है, जो कम है, जैसे क्रैकिंग साउंड्स है, तो कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन 6 में देने से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और बहुत बार मैंने ऐसे भी देखा है कि एक्यूट मेडिसिन के साथ अगर हम बायोकेमिक भी देते हैं तो भी अच्छा काम होता है, बट ऑफकोर्स अगर रिक्वायरमेंट है पेशेंट की तो ही हम दे सकते हैं इसको। अब इसके साथ ही मैं रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटी माइजमेटिक मेडिसिन का क्या है ये आर्थराइटिस को ट्रीट करने में, इसका मैं एक ब्रीफ बताना चाह रही हूँ। कुछ मैंने स्टडी की थी, मैंने पेशेंट जो ट्रीट किए थे उनको एक बार कंपाइलेशन करके उनका एक स्टडी किया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटी माइजमेटिक मेडिसिन इन आर्थराइटिस। तो ऑफकोर्स ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो उसमें ये पता चला आफ्टर एनालिसिस ऑफ ऑल केसेस, जो भी 1 साल तक फॉलोअप किया था। एंड उसके बाद जो एनालिसिस किया उसमें ऐसे फाइंड आउट हुआ था कि एक्यूट मेडिसिन जो है वो ओनली लोकल सिम्टम्स जो जॉइंट की है वो टेम्पररीली कम करती है। एंड उसका हमें नीड टू गिव अ फ्रिक्वेंट रिपीटेशन, मतलब बीडी टीडीएस समटाइम्स क्यूआईडी भी देने की जरूरी होती है। एंड अगर ओवर अ पीरियड ऑफ आप देखते हैं तो आर्थराइटिस जैसे ठंड में ज्यादा हो गया, ज्यादा चलने से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसे जगह पे हमें बहुत बार रिपीटेशन बढ़ाना पड़ता है। 30 200 समटाइम्स एक्यूट मेडिसिन 1 mg की भी लगती है, जैसे रस्टॉक्स सीवियर पेन है, टिपिकल रस्टॉक्स का केस है, 200 देने के बाद भी नहीं है, आप प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हो, तो कभी कभी 1 mg भी देना पड़ता है आपको। तो बट ओवरऑल जो देखा है वो लोअर 30 to 200 पोटेंसी में एंड विथ फ्रीक्वेंट रिपीटेशन पेशेंट्स जनरली आर बेटर। बट ऑफकोर्स ये कंटिन्यूअस नहीं है, जिसमें डिस्ट्रक्शन है, जिसमें ज्यादा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन देनी ही पड़ती है। बट अगर इनिशियल फेजेस ऑफ आर्थराइटिस है कि कभी कभी दर्द हो रहा है, ज्यादा चलने से कभी हो गया, तो इनिशियल जो फेजेस है जहाँ पे मेजर कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन, जॉइंट स्पेस ज्यादा कम नहीं हुआ है, क्योंकि एक मैं इसमें बताना चाह रही हूँ कि अगर किसी को कभी कभी जॉइंट पेन है, फॉर एग्जांपल नी पेन है, और आप एक्सरे करोगे तो हो सकता है पहले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या 1 आध 2 साल में वहां पे आपको कोई ऐसे मेजर डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। बट अगर अंडरनीथ वहां पे डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो ऐसे जो केसेस है, ये अगर ये टाइम पे हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं तो ये एक्यूट मेडिसिन काफी हद तक उनको बेटर करती है। एंड ये टाइम में अगर हम उनको बाकी ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे एक्सरसाइज है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट बताते हैं, तो उनको बहुत हद तक फायदा होता है। लेकिन जब सेकंड या लेटर स्टेज में, सेकंड मतलब जब एक्सरे में चेंजेस आने लगे हैं, डिस्ट्रक्शन जॉइंट में हो चुका है, कार्टिलेज स्ट्रेड आउट हो चुका है, जॉइंट स्पेस कम शुरू हो गई है, ऐसे स्टेज में या लेटर स्टेज में जहां पे ऑलरेडी बोन इरोजन डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ऐसे स्टेज में सिर्फ एक्यूट मेडिसिन से कभी भी पेशेंट बेटर नहीं होता। होता है बट टाइम बिंग होता है, एंड अगेन उसको हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन। इसमें एक बात मैं बहुत नोट करना चाह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो इनिशियल, जो मैं कह रही हूँ पहले वाले स्टेज में, वो बहुत कम आते हैं। जो सेकंड एंड थर्ड स्टेज में आते हैं, जब वो बार बार एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके दवाई लेते हैं, दवाई लेके पेन किलर खा के उनके साइड इफेक्ट आते हैं, या जब रिप्लेसमेंट के लिए कहा जाता है तो नहीं नहीं होम्योपैथी के पास जाएंगे, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं मेजोरिटी टाइम। तो वहां पे वो ऑलरेडी कोई ना कोई पेन किलर ले रहे होते हैं, तो इसीलिए ये जब हम एक्यूट सिम्टम जो एक्यूट मेडिसिन से देना चाहते हैं, तो हमें
पता बहुत बार नहीं चलता कि क्या हमारी मेडिसिन की वजह से पेन कम हुआ है या जो पेशेंट ऑलरेडी कुछ ना कुछ पेन किलर्स ले रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसमें एक मैंने देखा है कि अगर कोई पेशेंट बहुत क्रॉनिक पेन में है और सम दो मेडिसिन कोई भी, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल्स, बट अगर दो पेन किलर खा रहा है तो अगर हम मेडिसिन देते हैं तो उसमें दो चीजें आती है कि धीरे धीरे हम कह सकते हैं टेपर ऑफ करने के लिए कि आप धीरे धीरे इसको कम करिए। दो खा रहे हैं तो एक दिन एक खाला और उसके बाद आधा आधा करना। तो धीरे धीरे टेपर ऑफ करके अगर पेशेंट वो टेपर ऑफ मेडिसिन एलोपैथी पे अगर मैनेज हो रहा है और उसको डे टू डे चलने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारा मेडिसिन एक्ट कर रहा है। बट ऐसे जगह सिर्फ एक्यूट मेडिसिन से काम ना होके हमें कॉन्स्टिट्यूशनल भी देना पड़ेगा। एंड उसमें देखा जाता है जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल में जनरली हायर पोटेंसी ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन ससेप्टिबिलिटी, बट 30 में जनरली हम भी जानते हैं काम नहीं करता। तो 200 1M 10M जो भी पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी है एंड प्रीवियस डोज के हिसाब से एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम लोग उसको पोटेंसी को बढ़ाते जाते हैं। एंड रिपीटेशन वन डोज मे बी वंस अ वीक 15 वंस इन अ 15 डेज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट हम देते हैं। सो जनरली इनफ्रिक्वेंट रिपीटेशंस इन हायर डोज हम देते हैं एंड उसकी वजह से जो एक्यूट मेडिसिन है उनका काम भी बहुत अच्छा होता है और वो देखने प्रैक्टिस में मिलता है। एट द सेम टाइम वो बाकी के जनरल सिम्टम्स है वो भी बहुत हद तक कंट्रोल होते हैं। एंड थर्ड है ऑफ कोर्स एंटीमाइजमेटिक, बेसिकली एंटीसाइकोटिक मेडिसिन इन मेजोरिटी ऑफ केसेस टू रिमूव माइजमेटिक ब्लॉक। एंड उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एट द सेम टाइम एक्यूट मेडिसिन के साथ में एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन वो ब्लॉक हटा के इन दोनों जो एक्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है उनको एक वे दे देते हैं फॉर प्रॉपर एक्शन। वो एंड ऑफ कोर्स हाई पोटेंसी एंड रिपीटेशन, इनफ्रीक्वेंट रिपीटेशन एज पर द रिक्वायरमेंट हमें करना पड़ता है। अगर जब भी हम आर्थराइटिस की बात करते हैं जस्ट ये मेडिसिन देना ये नहीं देना ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है। ट्रीटमेंट नहीं, मैं मैनेजमेंट इसीलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ये। जैसे हम लोग आजकल आपको पता है 4 स्टेजेस है, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव। तो ये आर्थराइटिस बीइंग अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, क्रॉनिक डिसीज, ये चारों स्टेजेस हमारे यहाँ होती है। तो सबसे पहले मैं प्रिवेंशन की प्रति बोलना चाहूंगी कि अगर जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जैसे एजिंग प्रोसेस है, वेयर एंड टेयर है, वो 30 40 50 60 70 जैसे हमारा एज बढ़ेगा थोड़ा बहुत तो डिस्ट्रक्शन होगा। लेकिन हम देखते हैं कुछ लोगों को 50 में ही इतना दर्द होता है और कुछ 80 साल के लोग हैं वो अच्छे चल रहे हैं, उनको कभी कभी दर्द होता है। क्या अगर हम उनका एक्सरे या एमआरआई करते हैं उनका जॉइंट परफेक्ट होगा? कभी नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। लेकिन वो अपने लाइफस्टाइल ऐसे मेंटेन करके चलते हैं कि उनको उसके प्रति उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मेजर इशू नहीं होते और वो अपना नॉर्मल रूटीन करते हैं, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए प्रिवेंशन की तरफ से हम ज्यादा ध्यान दें। बट ऑफकोर्स आरए है या ऐसे दूसरे सेकेंडरी है तो वो हम प्रिवेंशन कर नहीं पाएंगे एक लेवल तक। बट मेजॉरिटी केसेस है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो यहाँ पे हम प्रिवेंशन का बहुत सोच सकते हैं। एंड उससे काफी हमारी कोमॉर्बिडिटीज है या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटोरिएट होती है आर्थराइटिस में वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारा रोल बहुत यंग पेशेंट के साथ ही शुरू हो जाता है जहाँ पे हम प्रिवेंशन के बारे में बताएं और वहां पे हम बेसिकली वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट, ये क्या खाना चाहिए। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम धूप में बहुत कम जाते हैं, सुबह बहुत कम उठते हैं। अगर हमारे बच्चे हैं वो हमेशा मोबाइल पे, टैब पे, टीवी पे रहते हैं और सुबह जाना खेलना ये बहुत कम हो गया। ये सारी चीजें विटामिन डी डेफिशिएंसी लाता है एंड ऑफ कोर्स विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो बोन्स वीक होते हैं एंड उसका ज्यादा वेयर एंड टेयर जल्दी हो जाता है। ये मेन अगर हम समझते हैं फिजियोलॉजी एंड जो कंसिडरिंग अभी की चीजें हैं तो इनको प्रिवेंट करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है ताकि नंबर ऑफ पेशेंट्स ओए से नहीं सफरे, ज्यादा सफर ना करे और अगर है तो वो लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में उनको डेवलप हो। ये है। दूसरा है जो हमें क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव हमारा यही है जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है। जैसे मैंने कहा 3 फेजेस में है, एक्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या एंटीमाइजमेटिक है, वो हिसाब से हम देते रहेंगे। एंड एट द सेम टाइम रिहैबिलिटेटिव है
और उसमें क्या है, जो भी अगर डिस्ट्रक्शन भी हो गया, पेन भी हो गया है, तो जस्ट गिविंग ट्रीटमेंट, जस्ट गिविंग मेडिसिन इज नॉट सफिशिएंट। अगर पेशेंट ओबेज है तो उसका बट नेचुरल है, वेट बेरिंग जॉइंट पे लोड आएगा एंड हम उनका डिस्ट्रक्शन कभी भी कम नहीं कर पाएंगे। ऑफ कोर्स रोक तो कोई नहीं पाएगा, बट कम जो उसका पेस है, जो डेवलपमेंट का स्पीड है, वो भी कम नहीं कर पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि बोन जो है, जो जॉइंट है, उसके आसपास बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज है, टेंडन्स है, मसल्स है। तो ऐसे ही है, जो भी एक्सरसाइज होते हैं वो जो मसल्स एंड टेंडन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, इसीलिए डायरेक्ट जो जॉइंट पे प्रेशर आता है वो कम होता है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिक हमारा ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सिर्फ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेडिसिन या मेजर आर्थराइटिस नहीं है, तो उसका प्रिवेंशन से भी हम रोल है, ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि नंबर ऑफ पेशेंट सफरिंग विद द आर्थराइटिस एंड द कोमॉर्बिडिटीज कैन बी डिक्रीज्ड। अगर जो मेन है योगा है, आजकल हम जानते हैं बहुत सारे योगासन्स हैं, उसकी वजह से जॉइंट पेन, ओवरऑल मेंटल वेलबींग या जो होलिस्टिक हेल्थ केयर है वो हम अचीव कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आयुष जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, जिसमें होम्योपैथी भी एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, ये सारी होलिस्टिक केयर, पर्सन एज अ होल, पर्सनालिटी मैनेजमेंट या नॉट अ डिसीज, तो हम एक पर्सन को ट्रीट करते हैं, एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ना कि उसके एक लोकलाइज प्रॉब्लम को। ये तो होम्योपैथी का मेन सिद्धांत है, मेन मतलब कार्डिनल प्रिंसिपल है, या उसके हिसाब से ही हम मैनेज करते हैं। तो योगा के काफी सारे आसन्स हैं, उससे वो जॉइंट स्पेसिफिक भी है, और जैसे उसमें नीज के लिए कुछ है, हिप के लिए कुछ होता है, तो एवरी जॉइंट के हिसाब से योगासन्स है, वो भी अगर हम सीख के या किसी योगा एक्सपर्ट को हमारे साथ इन्वॉल्व करके उनको बताए, तो उससे काफी फायदा होता है पेन में और ओवरऑल आर्थराइटिस के मैनेजमेंट में। ऑफ कोर्स फिजियोथेरेपी है, जो मॉडर्न फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास ऐसे ही मसल स्ट्रेंथनिंग पुलीज है, वैक्स बाथ है, वो अलग अलग के सेक कहते हैं जो लोकल लैंग्वेज में है, तो वो काफी चीजें होती है। बेसिक उनका वही है कि आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम करना, एंड एट द सेम टाइम जॉइंट को मूवमेंट में लाना एंड मसल स्ट्रेंथनिंग करना। उससे क्या होता है, मोबिलिटी जॉइंट की बढ़ती है एंड स्टिफनेस कम हो जाता है, कि जहां स्टिफनेस हो वहां पे आगे मूवमेंट में दिक्कत होती है, एंड धीरे धीरे जैसे भी कोई जगह का मूवमेंट कम होती है उसका डिस्ट्रक्शन एंड वेयर एंड टेयर ज्यादा होता है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज का बहुत महत्व है, जैसे सिंपल वॉकिंग है, साइकिलिंग है, ये हिसाब से अगर एक्सरसाइज हम बताए लोगों को, उससे काफी फायदा होगा। मैं पेशेंट्स नहीं इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि इन जनरल नॉर्मल लोगों को भी हम कहे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑफ कोर्स फुटवेयर्स, जो हम चप्पल है या शूज है, आजकल बहुत फैशन है हाई हील्स पहनना, रोज अलग अलग पहनना, उसकी वजह से भी हमारे पैरों के जॉइंट्स है, मसल्स है, उसमें काफी हद तक प्रेशर आता है। और इसीलिए हम लोग सजेस्ट करना चाहिए लोगों को कि जनरली सिंपल एंड शूज या सिंपल चप्पल पहने, और ज्यादा करके जो सॉफ्ट है वो पहने, जहाँ पे कुशनिंग सही हो, ताकि अगर हम भाग रहे हैं जल्दी तो उसके जो जर्क्स हैं वो हमारे जॉइंट्स पे ना आए, जॉइंट्स पे प्रेशर कम आए। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो इंटायर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट एंड लाइफस्टाइल ये अलग नहीं है, बट वेट मैनेजमेंट में इसीलिए अलग कर रही हूँ क्योंकि वेट बेरिंग जॉइंट वेट की वजह से जल्दी डिस्ट्रक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सारा है, इट इज अ होलिस्टिक थिंग, खाना है आपका, विचार, रहना, एक्सरसाइज हो गया, बैलेंस डाइट हो गया, ये सारी चीजें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आती है। तो ना कि ओनली सिर्फ ये मेडिसिन देनी है या ये नहीं देनी है, ये ही जरूरी है, बट ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जब परेशानी हो, लेकिन उससे पहले प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है कोई भी आर्थराइटिस को मैनेज करने के पहले। सो आई थिंक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है, तो जहां तक हम लोग इसको प्रिवेंट या डिलेड ऑनसेट कर सकते हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए। अब इसके इम्पॉर्टेंट टेक अवेज क्या हो सकते हैं? एक तो एक्यूट मेडिसिन है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि लोअर पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी में फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में लगती है, एंड विथ ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरकरेंट मेडिसिन इन हाई पोटेंसी ड्यूरिंग दोज मेडिसिन आर वेरी इफेक्टिव फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिविटी ऑफ एक्यूट मेडिसिन।
इसमें अगर अर्ली स्टेज में आर्थराइटिस है तो उसमें हमें देखा जाता है कि बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशनल या ऐसे जगह मेडिसिन की हमें जरूरी भी नहीं होती, सिर्फ एक्यूट मेडिसिन से वो पेशेंट मैनेज हो जाता है। उसके बाद होम्योपैथी इज वेरी यूजफुल टू रिड्यूस जॉइंट कंप्लेंट्स एंड ओवरऑल बेटरमेंट। मतलब अगर हम आर्थराइटिस की बात सिर्फ जॉइंट पेन या वहाँ स्वेलिंग या वहाँ स्टिफनेस हद तक ना करते हुए बाकी जनरल सिम्टम्स है तो ओवरऑल पेशेंट एज अ होल बेटरमेंट होता है। एंड एट द सेम टाइम इसमें जो डिफॉर्मिटीज है वो भी कम करने के लिए होम्योपैथी का रोल है। अब मैं ये इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, अगर इनिशियल स्टेज में हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एंड एंटीमाइजमेटिक मेडिसिन अगर हम चलाते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, अगर हम उनको एक्यूट मेडिसिन देते हैं तो ये जो प्रोलॉन्ग डिस्ट्रक्शन है वो धीरे धीरे होता है, तो ईयर लॉन्ग प्रोसेस, ईयर्स लॉन्ग प्रोसेस। तो अगर ये मेडिसिन हम एक्यूट मेडिसिन के साथ देते हैं और पेशेंट को बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और बाकी जो हमने अभी डिस्कस करा ये सारी चीजें चलाते हैं तो बहुत हद तक हम पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस में जाने के लिए डिले कर सकते हैं। हो सकता है हम रोक भी पाए, बट इसके लिए उतनी स्टडी, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टडी कोई है नहीं। मैंने जो स्टडी की थी उससे मैंने पाया कि जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स है उनको मैंने कैटेगराइज किया था कि क्या टाइप के उनके सिम्टम साइंस है एंड डायग्नोसिस के हिसाब से। तो इनिशियल स्टेजेस में होम्योपैथी वर्कड वेरी वेल एंड होम्योपैथी, सिंगल होम्योपैथी से मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स वेर मैनेज। एंड सेकंड मैंने लिखा था कि जो ग्रुप था जिसमें ऑलरेडी पेशेंट को कोई ना कोई फॉर्म में डिस्ट्रक्शन था एक्सरे या एमआरआई में, लेकिन डिफॉर्मिटी नहीं थी और वो एलोपैथी की मेडिसिन ले रहे थे, और उनको देखा कि होम्योपैथिक की मेडिसिन जो भी हमने दी है उनकी जो एलोपैथिक मेडिसिन की डिपेंडेंसी थी रोज चलना फिरना या रोज की एक्टिविटी के लिए, वो धीरे धीरे कम हो गई थी। एट द सेम टाइम कुछ केस जो अर्ली स्टेजेस में थे उनको वो डिपेंडेंसी खत्म भी हो गई थी। तो वो ऐसे होता था कि पहले रोज एक मेडिसिन खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कभी 10-15 दिन में एक ज्यादा चल गए, बहुत ठंड हो गई या ऐसे एक खा लिया मैंने। तो होम्योपैथी वो लेवल के अर्थराइटिस में भी काम करती है। तीसरा सेट मैंने देखा था कि जहाँ पे ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जैसे आरे है उसमें काफी डिफॉर्मिटीज है, तो डिफॉर्मिटीज तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन उसका स्वेलिंग, उसकी वजह से जो एक्यूट प्रॉब्लम्स है और वो कोमॉर्बिडिटीज जो आसपास हैं, क्योंकि आरए है तो बाकी सिस्टम्स भी इन्वॉल्व है, उसको बहुत हद तक मैंने टैकल करने में फायदा हुआ था होम्योपैथिक मेडिसिन से। और एक सेट ऐसे है कि जहाँ पे बिल्कुल भी सर्जिकल केस है, जहाँ पे टोटल नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट या इससे पहले ऑर्थोस्कोपी कही है, ऐसे पेशेंट्स में भी होम्योपैथी बहुत फायदेमंद रही थी। बट ऑफ कोर्स हमें एक पता होना चाहिए कि किसी भी पेशेंट को हम कह नहीं सकते कि हम आपको क्योर करेंगे। जहाँ पे जॉइंट डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा वहां पे दो ही चीज हम कर सकते हैं कि वो जो डिस्ट्रक्शन है उसको डिले करें, पेस ऑफ डिसीज को थोड़ा सा डिले करने के लिए मदद करें, और ऐसे जगह पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एंटी माइजमेटिक मेडिसिन का बहुत यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लॉन्ग 5 साल 10 साल की स्टडी विद द सेम सेट ऑफ पेशेंट्स करना बहुत जरूरी है टू प्रूव इट। बट जो भी मैंने 1-2 साल में फॉलोअप रखा, पेशेंट्स देखे, उसमें ये पाया। बट ऑफ कोर्स इट इज नॉट ओनली 1 और 2 इयर्स का, ये हमें 8-10 साल तक अगर हम नंबर ऑफ मेनी पेशेंट्स के साथ और मल्टी सेंट्रिक ट्रायल करते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग हम डॉक्टर मिलके, तो हम कहाँ ना कहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी ये मेडिसिन आर्थराइटिस के प्रोग्रेस को रोकने के लिए इतने परसेंट काम कर रही है। तो खैर इतना रिसर्च अभी लिटरेचर रिव्यू में मैंने देखा नहीं। अगर हम करें तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल है, मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं कह सकती हूँ। एट द सेम टाइम जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है वो हमने ऑलरेडी बताया, वो बहुत की फैक्टर है। बहुत बार पता चलता है कि अगर पेशेंट का 10 किलो वेट कम हुआ, 5 किलो वेट कम हुआ, तो उसको काफी हद तक जॉइंट पेन में फर्क होता है। और क्योंकि वेट बेरिंग जॉइंट हम जानते हैं जितना वेट होगा उतना भार हमारे जॉइंट्स पे पड़ेगा। तो ये भी बहुत क्रूशियल चीज है। और इन केसेस ऑफ आर्थराइटिस विद डिफॉर्मिटीज, जैसे हमने कहा कि क्योर तो पॉसिबल ही नहीं है,
क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। लेकिन जो कोमॉर्बिडिटी है उसकी वजह से जो लाइफ ये होता है, हैम्पर होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो हमने देखने के लिए ऑफ कोर्स वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, बिकॉज उससे कोमॉर्बिडिटीज बढ़ती है और वो पेशेंट का लाइफ पेनफुल होता है। और ऑफ कोर्स हम भी जानते हैं कि अगर एलोपैथी की मेडिसिन लेते रहे तो उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, एंड ये टेम्पररी है। और बहुत आर्थराइटिस जैसे स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, इंजेक्शंस भी लगे जाते हैं, बट ये सारे टेम्पररी है। तो क्या हम सारे मिलके ये ट्रीट करने के लिए या इसका रिसर्च करने के लिए कि कितना हद तक हम आगे कर सकते हैं, ऐसे करें, तो मेरे ख्याल से ये एक थॉट है। इससे काफी हम पेशेंट को और पब्लिक को उनके प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स प्रिवेंशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज अ की, एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है, हम जानते ही है। बट अगर कोई भी हमें, मेरे ख्याल से सिर्फ हमारा डॉक्टर्स का काम होलिस्टिक केयर में ये है कि पेशेंट को बीमारी के पहले हम अगर आईईसी आईबीसीसी जो कहते हैं, अगर हम उनको बता सके ऐसे होने के बाद आप रेगुलरली विटामिन डी खाइए, दूध पी लेना, धूप में सुबह के बैठना, या ऐसे जो चीजें अगर हम बताते रहेंगे तो उसमें काफी हद तक हम लोग इसके आर्थराइटिस के मैनेजमेंट में मदद कर सकते हैं। अब अगर हम आर्थ्रोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करें, बिकॉज ये जब डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जब प्योर सर्जिकल केस हो जाता है, और आजकल हम देखते हैं कि कोई भी पेशेंट है, हम काफी लोगों को देखते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट किया, टीकेआर, टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ। ये बहुत आम बात हो गई है। तो आजकल क्या ऐसे हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि अगर उनके पास सर्जरी करके जॉइंट रिप्लेस करने का अगर अच्छा व्यवधान है, ये पॉसिबिलिटी है, तो क्यों हम होम्योपैथिक की मेडिसिन दें? अगर ये सवाल भी मेरे मन में कभी कभी आता था, क्योंकि जो क्रॉनिक पेशेंट्स है, जो 60-70 के एज में है, जितना एज डिले हो जाएगा उतना उनके टीकेआर सही नहीं होते, बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस एंड मसल वेस्टिंग एंड सो मेनी थिंग्स। तो वो कहते हैं 60 के है, 62 के, 65 के, आप जल्दी करा लो, एंड घुटने बदलवा देते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। ये एक लोगों का सोच है। तो क्या अभी ऐसे जगह पे क्या हमारी होम्योपैथी का कोई रोल है? ये मेरे दिमाग में बार बार आया। तो मैंने क्योंकि अल्टीमेटली अगर एक पेशेंट को अगर हम रोक नहीं पाएंगे उसका डिस्ट्रक्शन, तो नी रिप्लेसमेंट में ही जाना है। तो क्या हम लोग उसको डिले 70-75 तक वेट करवाएं, या उसको 60-65 तक कहे नहीं नहीं आप करवा लो? तो ये बहुत की है अगर हम कोई भी पेशेंट या एक समाज की बात करें। बट इसीलिए मेरे को लगता है हमें दो चीज है, प्रिवेंशन एंड, अगर हम लॉन्ग एंड मल्टीसेंट्रिक स्टडी करके पता करते हैं और प्रूव करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन ये डिस्ट्रक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा क्रुशियल होगा होगा लोगों के लिए और हमारे सिस्टम के फायदे के लिए, लोगों के प्रति। और एट द सेम टाइम जब भी सर्जरी होती है वहां पे भी हमारा रोल है। पोस्ट ऑर्थोस्कोपी भी हमें बहुत पेशेंट्स आते हैं ऑर्थोस्कोपी के साथ में, बाकी के जो इनिशियल थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन है तो ऑर्थोस्कोपी से करेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो रिप्लेसमेंट तक ना जाए या और डिस्ट्रक्शन डिफॉर्मिटीज तक ना जाए, यहाँ पे हमारा रोल बहुत है। और यहाँ पे हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है, जो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस है, इवन टीकेआर के बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, उसमें भी हम काफी हद तक पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं। अब एक सवाल ये सारा पॉइंट्स को जॉट डाउन करते हुए मेरे मन में आया। जब भी हम प्रैक्टिस में होते हैं, हाँ आप भी जानते हैं कि लगाने वाली दवाई देना, उन्होंने कुछ ऑइंटमेंट दिया और तेल देते हैं, जैसे आयुर्वेद में और हमारे जो पहले के ग्रंथों में होता है कि ये तेल लगाना, तिल का लगाना, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर्स होते हैं, वो लगाते हैं। वो तेल लगाने से अच्छा होता है, बिकॉज साइनोविल फ्लूइड है, वो ऑयली है, तो वो जो कहना है वो सोच है लोगों की। तो इसीलिए हम जब भी हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ये बैकग्राउंड के साथ जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो वो हमें कहते हैं लगाने का क्या दोगे आप ऑइंटमेंट दो। और बहुत बार ऐसे भी होता है, हमें पता है कि ये ऑइंटमेंट का काम है या नहीं है, वी नो, बट पेशेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए कभी कभी हमें रस्टॉक्स हो गया या लिडमपाल, ऐसे जो ऑइंटमेंट्स है वो देने पड़ते हैं, आर्निका हो गया। तो मेरा सबसे बड़ा ये है कि वेदर द ऑइंटमेंट्स आर यूजफुल और नॉट,
ये सबसे बड़ा इशू है मेरे ख्याल से। मैंने तो इसका कोई ऐसे स्टडी देखी नहीं कि सही में अगर रस्टॉक्स के सिम्टम्स है, हमने रस्टॉक्स दे दिया, साथ में ऑइंटमेंट लगाने के लिए दे दिया, या मदर टिंचर दे दिया एक्सटर्नल, तो क्या फायदा होता है? क्या गॉलथेरिया हो या कोई भी हो? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी मेरे मन में है। बट ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम पेशेंट्स का जो सेटिस्फैक्शन है कि उनको एक सोच है कि ये लगाने से मेरे को अच्छा लगता है। तो ये मेरे ख्याल से कहाँ ना कहाँ आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू कि क्या सही में ये इम्पोर्टेंट है? कुछ प्रतिशत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सो श्योर। बट हम देते हैं पेशेंट के सोच के हिसाब से, एंड बहुत जगह हम समझाते भी हैं। तो दिस इज thought, I don't know whether useful or not, and if useful, up to what extent. of course उसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ये मानती हूँ मैं, बट अप टू व्हाट एक्सटेंट। अगर मैं ऑर्गेनोन की बात करूँ तो वो लोकल एप्लीकेशन और वो टिपिकल स्किन डिसऑर्डर्स में आता है। हो सकता है लोकली जो इन्फ्लेमेशन है वो कम करने में थोड़ा बहुत मदद हो सकता है, बट ऑफ कोर्स वी नीड टू स्टडी एंड डू सम रिसर्च एट दिस एरिया, ऐसे मेरा एक कहना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक्स, नमस्ते। अगर कोई और डिस्कशन करना है या कोई क्वेश्चंस है तो कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस शेयरिंग बाकी सारे लोगों का, क्योंकि हम रोज के लाइफ में हम काफी ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, तो हर एक का एक्सपीरियंस वैल्यू रखता है। एंड ऑफ कोर्स पेशेंट के मदद के लिए अगर कोई शेयर करना चाहे या कोई क्वेश्चंस हो तो मैं बात कर लूंगी। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत अच्छे से आपने ये डिस्क्राइब किया, लेकिन आपने जो अभी ये बार बार ये बताया क्या कि लोकल एप्लीकेशन, तो मैं इस पे ये बोलना चाहूंगी कि मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी बहुत जरूरी है। यही मैं कहना चाह रही हूँ। बट क्या हम क्लिनिकली कुछ कर सकते हैं? रिसर्च क्या कर सकते हैं? आज तक कोई ऐसी रिसर्च हुई है क्या? देखिए, हम लोग बहुत वेग रिसर्च करते हैं। एग्जैक्टली हाँ, यही मेरा कहना है। कि हाँ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जाना चाहिए। अगर हम एक ग्रुप ऐसा बनाए कि जिसमें 50 लोगों को हमने असाइनमेंट दिया था, 50 लोगों को असाइनमेंट नहीं दिया था, यस, तभी हम किसी उस पर अराइव हो सकते हैं ना। एक पेशेंट को पक्की बात असाइनमेंट दिया था, उसको फायदा हुआ, एक पेशेंट को असाइनमेंट नहीं दिया था, उससे नहीं फायदा हुआ। इसको हम है। जनरल रूल यस, नहीं बनाएंगे। तो नहीं, और इस दूसरी टाइप की बात है, रिसर्च आती है। हाँ नहीं सही बात है। और वो हम्म। भी साइंटिफिक मेथड से अगर हम करें, मतलब ब्लाइंडिंग करके या जो भी है, मतलब आपको पता है आइडियल तो जो भी है, बट वो सारी चीजें मन में रखते एक अगर हम कुछ डॉक्टर्स का ग्रुप बना के उसमें करें तो हो सकता है मदद हो। और उसमें वो भी है जो मैं बोलना नहीं चाह रही थी यहाँ पे, बहुत से लोग कॉम्बिनेशन ऑइंटमेंट्स भी यूज करते हैं। क्या वो मदद करते हैं? देखो, अगर लोकली कोई दे रहा है कोई, तो हो सकता है कि दैट इज यूजफुल फॉर द डिक्रीज ऑफ लोकल इन्फ्लेमेशन। डॉक्टर रवि सिंह। हेलो, आई कैन आस्क नेटवर्क खराब। फिर से मैं थैंक यू। हाँ, मैं आवाज बोल रहा हूँ। सकता है? जी, मैं कह रहा था कि अक्सर एमआर आके बता जाते हैं कि इसको लगाओ, ये वाला खाओ, ये वाला जॉइंट पे रियोमेसॉल या जो कोई भी नाम है। लेकिन इस पे कोई स्टडी नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, कहीं स्टडी नहीं है। और बिना स्टडी के लिए कि हमको कोई रूल बनाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पेशेंट आके पूछता है, डॉक्टर देखिए, मैं एक बात हमेशा अपने पेशेंट से और अपने सेमिनार्स में भी बोलता हूँ, पेशेंट कभी दवा खाने नहीं आता है या दवा लगाने नहीं आता है। अगर आपने पेशेंट को दवा दिया और आपके मेडिसिन से उसको फायदा है तो लगाने के लिए जिद नहीं करेगा। आपको फायदा नहीं है तो आप चलिए, के लिए भले दे दें कि हाँ चलो ये भी लगा डालो। हाँ, बहुत बहुत जगह पे एक्चुअली मेंटल सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मेंटल हमारा नहीं, मेंटल सेटिस्फेक्शन से कितने दिन आप कर लोगे? कितने नहीं, दिन? वो नहीं होता, वो हम जानते नहीं हैं, बट होगा। कहाँ हाँ, कहाँ कैसे होता है पता है डॉक्टर रवि की? वो बहुत ही नहीं नहीं आप दे दो। तो ऐसे जगह पे मेरे ख्याल से हम कन्फ्रंट अरे करने से पेशेंट तो बोलते हैं पेन कि किलर भी ये मांगता है देखिए ना। अब खा लो। पेशेंट तो पेन किलर भी मांगता है, उसको दे देंगे। हाँ हाँ, वही है, तो पेन किलर भी इसीलिए वो चलिए, मांगता कैच है, और वो चलिए, पेन जो कह रहा है ना है। और उसकी एक जो स्पेलिंग छोटा सा कभी चीज मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत बार पेशेंट्स स्टेरॉइड शॉट्स लेके आते हैं यस ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। यस यस, ऐसे बहुत केसेस बार में आता भी है। हमको समझना चाहिए कि हाँ, क्योंकि उसके असर कुछ दिनों में, जब शुरू में लेके आया उसमें तो आप दवाई कर रहे हो, पता लगा आपकी दवाई से फायदा कि उससे तो फायदा है, फायदा नहीं। ठीक है, यस
एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने कई सारे अपने पेशेंट्स में देखा है, इसको मैं आज सभी लोगों से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में मैंने देखा, गलती जो लोग करते हैं ना, पेशेंट बैठा हुआ है उसका एक्सरे करा लेते हैं, लेटा हुआ है उसका नी एक्सरे करा लेते हैं। हमेशा वेट बियरिंग जॉइंट में स्टैंडिंग एक्सरे ही एक्सरसाइज। हुआ है। मैंने ऐसे भी पेशेंट लोगों को देखे जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, मेरा पेशेंट का जॉइंट जॉइंट स्पेस इतना कम हो गया था, आप देखिए बैठने के, दूसरा एक्सरे डाला जो बैठा हुआ है उसमें जॉइंट स्पेस बढ़ गया है। तो इन सब चीजों का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जरूर। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। जी अब जो है कॉन्ग्रेचुलेशन हो लीना खत्री जी का। जी। और जी रवि जी, आपने अच्छा सलाह दिए। हर बीमारी का कारण जो अर्थराइटिस आया ही क्यों है? ड्यू टू एक्सटर्नल यूज एंड सप्रेशन। अकॉर्डिंग टू अप्रोजिम, अप्रोजिम 72-73 देखिए, पुराना बीमारी क्यों आया है? सप्रेशन के कारण आ रहा है। जो हमारी वाइटल फोर्स अंदर की बीमारी को बाहर नहीं फेंक सकता है, तो हम पुराना बीमारी में चले जाते हैं। तो मेन तो पुराना बीमारी का ट्रीटमेंट भी है, जैसा कि लीना छत्रे जी बताए कि रोल ऑफ मियाज्मेटिक। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट एंड क्रोनिक। अकॉर्डिंग टू अफ्रोजिम 72-73, तो हमारा जो पुराना बीमारी है विदाउट मियाज्मेटिकल एंगल से नहीं हो सकता है ठीक। अब मियाज्मेटिकल एंगल से ठीक करना होगा। हम भी 35-36 वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अर्थराइटिस का केस हो या गौटी का केस हो, बिना मेडोरनम का नहीं ठीक होता है। बिना मेडोरनम पूजा का नहीं ठीक होता है। तो हमने मेडोरनम का 1-2 खुराक देते हैं, आता है 2 महीना ठीक रहता, फिर आता है कि सर डॉक्टर फिर हो गया। अब कुछ तो इफेक्ट का सीजनल इफेक्ट भी होता है, लेकिन जब तक अर्थराइटिस 2-3 साल तक नहीं ठीक हो, तब तक हम नहीं मान सकते हैं कि ठीक हो गया है। तो इसीलिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिए हैं। एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है एक जो सिम्टोलॉजिकल एंगल, वर्किंग फॉर एक्यूट डिजीज, मेडिकल एंगल एंड पैथोलॉजिकल एंगल। क्रोनिक डिजीज को जो है मैथमेटिकल एंगल से ट्रीटमेंट करना होगा, तब आइए ठीक हो। किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी, किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी मेडोरनम एंड पूजा, किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक रेमेडी सिपिलनम एंड मर्कसॉल। तो यह देकर ही एक आध खुराक देकर बैकग्राउंड पास हिस्ट्री लेना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। ऑब्जेक्टिव सिम्टम उसके पास आएगा, ट्यूमर है, हाइला है, नेवर से बहुत सा शरीर पर साइकोटिक मियाज में रहता है। तो वेरी वेरी थैंक्स, थैंक यू। थैंक यू मैम डॉक्टर लीना। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं। मैम चलिए। एक क्वेश्चन है, मेनली व्हाट यू सजेस्ट फॉर क्रॉनिक विथ ओबेसिटी इन द फीमेल। क्या क्वेश्चन है मैडम? आप चैट बॉक्स में देख लीजिए मैम। एक क्वेश्चन है, मेनली व्हाट एक सेकंड, लेट मी सी। यूज है। टाइपिंग मिस्टेक्स हैं थोड़ा। हाँ, राइटिंग मिस्टेक्स है। Suggest for chronic with obesity in females. Of course obesity in females है तो आर्थराइटिस के चांसेस ज्यादा है, वेट बेरिंग है। और अगर मेनोपॉजल एज और ये है तो नंबर मतलब चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैं कहूंगी, बट ऑफ कोर्स ये मैं जानती हूँ ये आसान नहीं है वेट कम करना, स्पेशली वो एज में जाके। तो इसका प्रिवेंशन मतलब वो पहले से शुरुआत होगी, लेकिन आज अगर वो दिक्कत है तो वही है, क्रॉनिक मेडिसिन तो आपको देने पड़ेंगे एक्यूट के साथ। एंड एट द सेम टाइम योगा है, फिजियोथेरेपी है, जो लाइट एक्सरसाइजेस है, जब तक आप पेन है वो तब तक एक्यूट जो भी सिम्टम सिमिलरिटी के हिसाब से मेडिसिन है वो दे के, सबसे पहले विटामिन डी का क्या है लेवल देख के, वो मेरे ख्याल से विटामिन डी, प्रॉपर डाइट एंड एक्यूट मेडिसिन जो है, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड ऑफ कोर्स ओबेसिटी है ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, जो भी आए, कैलकेरिया ग्रुप हो सकता है, कैलकेरिया कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसे कह नहीं सकते कि ओबेज है तो कैलकेरिया ही है। बट यही सारी जो हमने बात करी है वही, ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन तो हम दे नहीं सकते कि ये है जैसे एलोपैथी में है। एक लास्ट, मैं थोड़ा देर में ज्वाइन किया, मुझे नहीं मालूम कि आपने इसमें और क्या चीजें बताई। एक चीज मैं जो सबको सजेस्ट करना चाहता हूँ,
ऑब्वियसली इस टाइप के आर्थराइटिस जो पेशेंट हैं अक्सर पूछा करते हैं एक्सरसाइज क्या करना है। मेरे एक ऑर्थोपेडिक फ्रेंड ने कहा था कि कभी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को पैदल चलने से मना कीजिए, लॉन्ग टर्म पैदल नहीं चलना है। उनके लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज है साइकिल, चाहे वैसे चलाएं चाहे स्टैटिक साइकिल चलाएं, क्योंकि अब वेट बियरिंग ज्वाइंट में अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस पहले से है और आप उस पर और जोर देके 5 किलोमीटर चल रहे हैं तो आपका ज्वाइंट और खराब हो जाएगा। तो आप जब साइकिलिंग करते हैं तो आपका ज्वाइंट और मजबूत होता है, अगल बगल के लिगामेंट मजबूत होते हैं, तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रेशर कम होता है। इसलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में हमेशा मना कीजिए कि आपको लंबा और नहीं चलना। जो भी चलना है ना, वो जी। एक साथ 5-2 किलोमीटर ना चलते हुए एक राउंड काट के आप 5 मिनट बैठिए, दूसरा राउंड काटें, ये हम जनरली कहते हैं। या जो क्वाड्रिसेप्स एंड वो सारे जो स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइज है बैठे बैठे जो करते हैं, जैसे ऊपर पैर लेना विदाउट वेट हो या लेटर ऑन वेट, ऑफकोर्स वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट अगर इन्वॉल्व है तो वो ज्यादा मदद होगा। राइट है डॉक्टर रवि, क्योंकि 5 किलोमीटर चलने से तो वो चल ही नहीं पाएगा या पेन बढ़ेगा, तो वो टाइप का चलना, एक राउंड काटना बैठना, जैसे पार्क में कोई चल रहा हो, तो ऐसे हम सजेस्ट करते हैं। साइकिलिंग है और ये जो फिजियोथेरेपी से या योगा है, ये सारी चीजें जो लेस स्ट्रेंथ लगती है जॉइंट पे, वो एक्सरसाइज हम सजेस्ट करते हैं। करेक्ट है ये। हम लोग को तो चाहिए कि जो है फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग करने का साधन बताना। एक्सरसाइज क्या है, एंगर को मत कीजिए, सदमा, एंजाइटी, ये सब को रोकिए, झूठ बोलना, चोरी करना, चपट करना, डॉक्टर ये राम सब से प्रवेश सर, फैसिलिटी अब देने हमारा देती टाइम है। खत्म हो ठीक रहा है, है, ओके सो ओके ओके। लास्ट में वोटिंग करना चाहूंगी। डॉक्टर राम प्रवेश सर, अब हमारा समय खत्म हो रहा है, सो थैंक यू थैंक यू डॉक्टर थैंक यू। लीना। थैंक यू, लीना मैम, नमस्ते। थैंक यू। आप ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, सो थैंक यू वंस अगेन मैम। अब हमारा थैंक यू तो दीपमाला के की ओपन सेशन कर दी है दीपमाला, वेरी वेरी थैंक्स दीपमाला को। ठीक है, आई थिंक मेरे साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अभी मंच में डॉक्टर धनेश सर को हैंड ओवर करें। जस्ट अ थैंक मिनट यू, वेट सर। नमस्ते। धनेश सर, आई विल मेक यू होस्ट